बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कसार। मैं हूं तनवीर वलायत अब्बासी। जैसा कि आपको पता है कि इलेक्शन की गेमा गेमी शुरू हो चुकी है और कागजात नामजदगी जमा होने के बाद बाकायदा डोर टू डोर जो है तमाम उम्मीदवार और उनके जो वर्कर हैं वो कैंपेन कर रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं वीसी एरियाला के चेयरमैन इनाम अब्बासी साहब और चेयरमैन वीसी मलकोट सरदार सैफुल्लाह अब्बासी साहब, चेयरमैन वीसी सुरजाल हाफिज़ अहमद हुसैन अब्बासी साहब और हर दिल अजीज़ लोगाल की शख्सियत लाला इम्तियाज़ अब्बासी, ये भी चेयरमैन है लोगाल के। इनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या हिकमत अमली है और आगे का क्या लाएमल है। अस्सलाम वालेकुम इनाम भाई। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले क्या एजेंडा है जी और कैंपेन का आगाज़ जो है आप कब से बाकायदा कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब तनवीर वलायत साहब, सबसे पहले तो आपके शुक्रिया, आपने मौका दिया और बात करने का मौका दिया। और इस पर मैं समझता हूँ कि जैसा कि आपने फरमाया कि हमारे NS-16 से सरदार महताब खान साहब के कागजात पहले जमा हुए और उसके बाद कल बाकायदा मंजूर हो चुके हैं और बाकायदा कैंपेन का आगाज़ हम इंशाअल्लाह 2 तारीख यूनिवर्सल प्लग के एक जलसा आम करके उसको कर रहे हैं बाकायदा तौर पे। और हमने VC का नहीं बल्कि यूनिवर्सल प्लग का, जिसमें तमाम अपने VC शामिल हैं यूनिवर्सल में, तो इंशाअल्लाह हमने डिसाइड किया है कि हम ये जलसा 12 को में रखेंगे और इसका बाकायदा आगाज़ करेंगे। तो कोई मैसेज देंगे अपने वर्करों को? इस आपकी इस चैनल की सादत से अपनी यूनिवर्सल प्लग के तमाम हज़रात को और तमाम वोटर को सपोर्टर को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये हमारा 2 तारीख का इंशाल्लाह प्रोग्राम है। अच्छा, ये प्रोग्राम जो है ये यूनियन काउंसिल प्लग का है या सर्कल कोर्ट का है? नहीं, ये सिर्फ यूनियन काउंसिल प्लग का है। और इसमें मैं ये एक चीज़ आपको ऐड करूँगा कि बिरोट से यूनियन काउंसिल बिरोट के जो लोग पिंडी इस्लामाबाद में रिहाइश पजीर हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस प्रोग्राम में वो भी शामिल हों और इस प्रोग्राम को कामयाब करें। अच्छा, इस तरह जिस तरह यूनियन काउंसिल प्लग का आप आगाज़ कर रहे हैं दूध से, तो उससे आगे जो यूनियन काउंसिल है इसी तरह डोर टू डोर के प्रोग्राम होंगे या मतलब वर्क आप करेंगे? इंशाअल्लाह जी, हम इसके बाद बाकायदे तौर पे अगली यूनिवर्सिटी में भी इसी तरह प्रोग्राम करेंगे और उनके जो चेयरमैन हजरात हैं और उनके ज़िम्मेदारान हैं और अल्लाह की जो सरदार साहब के चाहने वाले हैं, उनके साथ मिलकर इंशाल्लाह इस कैंपेन को आगे चलाएंगे। जी हाफिज़ साहब, क्या कहने हैं आज की मीटिंग के हवाले से? ठीक है, जिस तरह इनाम अब्बासी साहब ने कहा कि यूनियन काउंसिल सतह पर सब लोगों से दावत दी जाती है कि 2 तारीख को क्योंकि कागजात वगैरह जमा हो गए तो बाकायदगी के साथ इलेक्शन का यहाँ से आगाज़ होगा। ये यूनियन काउंसिल प्लग का है और बाकी जितने भी अफराद हैं जी लाला, क्या कहना है आज? अच्छा, 1 मिनट में रोकिए तो थोड़ा इधर ही गो तांगे वो लाइट जी पे नहीं इतों हलना ना दसो, थोड़ा इधर इतने इस हल्के की आवाम की जो जज्बात हैं वो उसको देखते हुए सर्कल लोरा है, सर्कल बागन है या सर्कल हवेलियाँ हैं, उसमें से भी हमें रिस्पांस उस तरीके से आना शुरू हो गया। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से 8 तारीख फतह का निशान होगा सरदार बताओ। अच्छा जी, बयानिया क्या है, क्या बयानिया लेके आप मैदान में उतरे? मकसद से पहले तो सर्कल बकोट के हवाले से मैं बात करूँगा। सर्कल बकोट के साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं, जो फंड के हवाले से हुई है, दूसरे हवाले से हुई हैं, सर्कल बकोट को नज़रअंदाज किया गया हर फैसले में। बात यह है कि सर्कल बकोट ने 2018 के इलेक्शन में 34,000 वोट दिए अपनी मुस्लिम लीग नून को, जिसकी मैं रावल दस्ते में मैं शामिल था। हमने जमात के को देख के वोट दिया था। उसमें 2018 में भी हम आज़ाद इलेक्शन लड़ सकते थे, मगर सरदार साहब ने जमात के फैसले को कबूल करते हुए इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया था। मगर मैं समझता हूँ कि अगर उस वक्त भी हम ये कोई फैसला करते तो आवाम हमें उस वक्त भी पेजराई मिलती उस फैसले को, मगर हमने पार्टी को मौका दिया। मगर पार्टी के मौका देने के बाद आपको शायद याद हो कि 2018 के इलेक्शन में जब सर्कल लोरा से मुर्तज़ा साहब जी 2000 की लीड पे आई, सर्कल बकोट में एंटर हुए। सर्कल बकोट में अगर 34,000 वोट न देता तो उस वक्त भी सीट लोरा से वो हार चुके थे। मगर सर्कल बकोट की कुर्बानियों को यह सिला दिया गया कि 16 महीने के इक़्तिदार में कभी चेयरमैनों को आगे लगाया, कभी पीछे लगाया, कभी क्या वादे किए, कभी क्या खंबे और इन चीज़ों की सियासत। ये कोई सियासत सर्कल बकोट की आवाम ने न पहले की है
ना डेवलपमेंट का उनको पता है कि एक ही नज़र रहा है मताब सरदार मताब का, उसने डेवलपमेंट उसी के दौर की जो डेवलपमेंट है वही है। आगे का मैं आपको क्लियर बताता हूँ कि हमारा आगे सेहत और तालीम के ऊपर हम फोकस करेंगे। जो हमारा इलेक्शन मंशूर है वो इंशाल्लाह अल्लाह की तरफ से सेहत एजुकेशन और हेल्थ पे हाँ अब क्या समझते हैं कि कुछ मिस्टेकें हुई हैं पहले दौर के अंदर इस जो है साइड के ऊपर, एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर? सर मेरा ख्याल में अगर आप ये बात करेंगे तो थोड़ी सी ज़्यादती हो जाएगी। मैं आज खुल के इस मौजू पे बात करना चाहता हूँ कि 2000 से पहले हमारा जो टेन्योर रहा है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात थी, मेन रोडों के हवाले से बात थी। हमारे यहाँ मेन रोड थी ही नहीं कोई भी। पानी, बिजली और स्कूल की हमारी उस वक्त पानी और बिजली और रोड का हमारे मंसूबे हुआ करते थे। लोगों की डिमांड होती थी हर जगह पे, जिस जगह पे भी जाएं पैदल हमें 2-2, 3-3 घंटे पैदल मसाफत करनी पड़ती। जीप जाने का रास्ता था। जीप जाने का रास्ता भी नहीं था। वो पहले डेवलपमेंट का वो दौर था। वो 2000 के बाद का इक़दार हमारे पास रहा नहीं है। उस दौर के बाद अभी जो यंग जनरेशन हमारी 2000 के बाद जो दुनिया में आए, अभी वो 2024 में वोट पोल कर रहे हैं। मेरी उनसे इतनी ज़रूर गुजारिश है कि वो अपने उन लीडरों से पूछें जो आज वोट मांगने के लिए उनके पास आते हैं। उनसे पूछें कि इन 24 सालों में बुनियादी जो काम सरदार साहब ने किए उनसे हट के सर्कल बकोट में किसने कौन सा मंसूबा, नुमाया मंसूबा जो है वो लाएँ, हमें दिखाएं कि यह मंसूबा किसी MNA ने या MPA ने उनको दिया है। जिस तरह आपने बात की है जी कि 2018 के इलेक्शन में मैं जो है MNA मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब की कैंपेन जो है आपने बढ़ चढ़ कर भी की, और उस जगह आप पोलिंग एजेंट आप रहे मलकोट, जहाँ बड़ी क्रूशल सिचुएशन थी। फिर उसके बाद जो है आपकी राहें जुदा क्यों हुई? जब इक़्तिदार मिला, काम लेने का टाइम आया, तो आप क्यों अलहदा हो गए? सर ये ऐसा सवाल है कि ये बहुत सारे फोरम से होता है मुझे। मैंने सच्ची बात यह है कि मेरा बड़ा अच्छा तलक है। आज 2018 में मैं उस पोलिंग स्टेशन पे रोड सर्कल बकोट के मेन जो नाला इम्तियाज़ साहब बैठे हुए मेरे साथ, पहली मीटिंग मुर्तज़ा साहब की हमने वहाँ अरेंज करवाई है सर्कल बकोट के लोगों को, मगर इसी वादे के साथ कि उन्होंने कहा था कि सर्कल बकोट की कसमान की जो थोड़ी बहुत रह गई है सेहत और तालीम के हवाले से, वो मैं इंशाल्लाह आपके कंधे से कंधा मिला के मैं इंशाल्लाह उसको कंप्लीट करूँ। मगर उसमें एक चीज़ और भी थी कि सरदार फरीद साहब उस वक्त मेरे चचा लगते हैं रिश्ते में, वो इलेक्शन आज़ाद इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे। वो कि सरदार साहब ने अपना इलेक्शन छोड़ा था पार्टी की वजह से। इस वजह से मैंने उनकी और हमारी उस इलेक्शन के हवाले से कुछ कमिटमेंट्स थी, वो कमिटमेंट शाम को ही उन्हें तोड़ दी। लिहाजा आए किसी भी फोरम पे बैठते हैं, मीडिया भी सामने हो, मैं भी हूँगा, वो भी आए। उनका कोई जो लोग आज एक बात, हाँ यहाँ पे मैं मुझे आपने याद करवा दी, मुझे अफसोस से एक बात कहनी पड़ती है। चले मैं तो मेरी कुछ नाराज़गी पैदा हुई, मैं तो दूर हो गया, मगर वो हजरात जो टीम मैंने दी थी उनको, वो टीम तो सारी भी आज भी उनके साथ है। वो 16 माह के इदार में क्या खंबे के लोगों को खंबे की सियासत के पीछे लगा के आज वोट मांगने जा रहे हैं। अच्छा, पोल के हवाले से आपका बड़ा स्ट्रांग मौक़िफ़ रहा है, तो क्या समझते हैं कि ये जो पोल मिले ये MNA साहब की काविश से, और जगह जो हर पार्टी वर्कर MPA साहब को भी कैश करवाने की कोशिश कर रहे हैं, अकायक क्या है? हकायक मैंने आपको लेटर भी आपको दिया था जी, बाई रिटन भी आपके पास मौजूद होगा। हमारा ये जो आपने बात की है, इसकी पानी और बिजली की मिनिस्ट्री है, इसका एक रिहेबिलिटेशन का एक मंसूबा था। उस मंसूबे के तहत सिर्फ हमारे सर्कल बकोट की बात नहीं थी, वो पूरे पाकिस्तान का था। पूरे पाकिस्तान में लैंड लॉसेस को बचाने के लिए उन्होंने एक प्रोग्राम तरतीब दिया। उसके तहत वहाँ पे डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। LVL का ये प्रोग्राम था। अगर कोई इसमें MNA MPA या इसमें किसी का कोई 1 रुपये का कोई फंड साबित कर दे, जो चोर की सज़ा है वो हमारी सज़ा है। किसी का हाँ ये ज़रूर हुआ है कि मिसाल के तौर पे चेयरमैनों को वोट लेने के लिए ब्लैकमेल करने के लिए अपने कुछ करिंदों को शामिल करके उनको ब्लैकमेल करने के लिए उनको महकमे में, क्योंकि मिनिस्टर पावरफुल होता है पाकिस्तान का मिनिस्टर, वो जाके तो उसको महकमे को फ़ोन करे जी कि ये करिंदा मेरा आ रहा है, इसके अलावा चेयरमैन को खंबे न पोल ना दे, उसकी तस्वीर बनवा के चेयरमैन को जलील करके तो आगे आवाम की तरफ भेजना, ये कौन सी कहाँ की। और आज वो किस मुंह से वो
लोग आज उस चेयरमैन को वोट के बारे में कह रहे हैं या उसकी आवाम से वोट मांगने के काबिल ऐसे लोग हैं, आप बता दें मुझे। तो आगे की जो चेयरमैन हजरात की हिकमत अमली है वो तो सर्कल बकौट में वाज़ह हो चुकी है, तो उस हवाले से मज़ीद कुछ कहेंगे हम? सर इंशाल्लाह सर्कल बकौट के जो चेयरमैन हजरात हैं, आज़ाद उम्मीदवार सरदार मताब खान के शीशा प्लाई दीवार की तरह उनके साथ खड़े, और सर्कल बकौट की इलेक्शन कैंपेन चेयरमैन हजरात ने अपने हाथ में ली हुई है, और वो हर वीसी से 8 तारीख को अपना रिज़ल्ट लेके तो ये साबित करेंगे कि चेयरमैन हजरात ने जो बल्दियात में, ख़ास करके बल्दियात में जो कमिटमेंट्स की थी, जो वादे किए थे, इंशाल्लाह हम सरदार मताब की क़यादत में उनको पूरा करेंगे। अच्छा, एक सवाल जो पब्लिक का है, एक तरफ तो बहुत सारी चीज़ें ये हैं कि जी कि PTI की हमदर्दी जो है वो सरदार साहब के साथ है, दूसरी तरफ आप जो है महबूब अमान के ऑफिस में गए, उसके बाद सोशल मीडिया पे एक तूफ़ान बरपा हुआ, वो क्या कहानी थी? ये आपको पता है तनवीर विलायत साहब हम कभी मौक़िफ़ देते हुए घबराते नहीं हैं, जो सच और हकीकत के ऊपर बड़ी बात होती है वो करते हैं। चेयरमैन हजरात मेरे साथ बैठे हुए, हाफिज़ अहमद साहब तो उस दिन थे नहीं, उनकी कुछ यहाँ पे बेसिक कमिटमेंट्स थी कि वो नहीं थे, मैं था, लाला इम्तियाज़ साहब थे और इनाम साहब थे, हमें शौकत साहब भी थे हमारे साथ, बाबू साहब भी थे, चेयरमैन सादिक साहब थे। देखें हमें उन्होंने ये कहा है कि 17 की 3-4 यूसीज़ हैं, यूनियन काउंसिल हैं, उनका प्रोग्राम है, हम कोई मीडिया इशात भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। मेरे रिश्ते में वो चाचा लगते थे, लाला इम्तियाज़ से भी उनका अपना बहुत गहरा ताल्लुक़ है, इनाम साहब बैठे हैं, उनके भी एक अरसा दराज से बुज़ुर्गों से एक रफ़ाकत है, सरदार फिदा साहब की हमारे बड़े हैं वो। हमें उन्होंने कहा जी कि फरीद साहब ने हमें कहा जी जो हमारे MPA का इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा जी कि आप हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत करें। मैं तो ज़ाती तौर पे आपको बताऊं कि मैं अपनी VC से लेके जहां तक मुझसे हो सका मैं सरदार फरीद को वोट दिलवाऊंगा, ये क्लियर बात है, मैं कोई ढकी छुपी बात नहीं करता। रही बात इस चीज़ की, उस प्रोग्राम में जाने की, हमारी ये पहले दिन से एक बात तय कि जिस फोरम पे जमात मुस्लिम लीग नून की मैं बात नहीं करता, मैं ज़िलाई क़यादत और KPK की क़यादत जो मुस्लिम लीग की है वो किसी स्टेज पे होगी तो हम वहाँ पे नहीं आए, क्योंकि हमारे उनके साथ इख्तलाफात हैं, उसी इख्तलाफात की बुनियाद के ऊपर हम इलेक्शन आज़ाद कंटेस्ट कर रहे। ठीक है सर, हमें हमारे किसी चेयरमैन के इल्म में नहीं था कि महबूब अमान साहब वहाँ स्टेज पे बैठे। मैं आपको ये भी कहता हूँ कि हम जब हाल में एंटर हुए तीनों हजरात, हम जाके अपनी चेयर पे बैठ चुके हैं, तो उस वक्त मुझे किसी ने आके कान में कहा जी कि महबूब अवान भी बैठा है, इनाम साहब को भी मेरे ख्याल में उस वक्त पता चला, लाला ने भी मुझे कान में कहा जी कि जानते ही नहीं थे ये, मुझे लाला ने कहा जी कि महबूब अवान का सुनने में आया, वो कह रहे हैं कि वो भी बैठा है। तो मैंने कहा जी अब हम यहाँ से उठते हैं तो ये ज़रा गलत बात हो जाएगी, नामुनासिब बात है, हम इस वजह से वहाँ से प्रोग्राम से उठे हैं, मगर बाद में हमने अपना भरपूर एहतजाज किया, लाला ने अपनी जगह किया, मैंने भी किया, इनाम साहब ने भी किया। हम इस बात में बिल्कुल कोई वो नहीं है कि हमें किसी बात में कोई ये बात कहते हुए तो वो है, हमारा बिल्कुल जिस स्टेज में फरीद साहब के स्टेज अकेले फरीद साहब हो, जहाँ हमें बुलाए हम जाने के लिए तैयार हैं, मगर जिस स्टेज पे सूबाई क़यादत मुस्लिम लीग नून की होगी हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। अच्छा, जिस तरह आप सरदार साहब के सफ़ाई अव्वल के दस्ते में आप हैं और आप बड़ी बढ़ चढ़कर खुलकर कैंपेन कर रहे हैं, और आप ये भी कह रहे हैं जी कि मैं सरदार फरीद खान को जहाँ तक मुमकिन हुआ तो वोट डलवाऊँगा, तो इलेक्शन में लेदे का चक्कर होता है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की या किसी आज़ाद उम्मीदवार का सरदार साहब से अलाक हो जाता है, तो फिर वहाँ जो है वोटर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है, उनको क्या करना होगा? देखिए जी, एक बात मेरी याद रखें, हमने PTI की बड़ी जमात है, हम कदर करते हैं। मैंने एक दिन उस दिन एक मीडिया के ऊपर एक बात की थी कि मैं अपने ज़राए से बात की थी कि एक वहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ है, उसने सरदार साहब के हवाले से इमरान खान का मौक़िफ़ कोई आज का नहीं है, मुस्बत राय है। उस वक्त वो सरदार साहब गवर्नर थे, तो उस वक्त भी इमरान खान के यही अल्फाज हुआ करते थे। सरदार साहब की शख्सियत से मुखालफिन भी उसकी शख्सियत पे एतराज़ नहीं करते। सियासी वाबस्तगी होती है जमातों के हवाले से, उसमें मौक़िफ़ पे एतराज़ ज़रूर होता है हर किसी को, मगर सरदार साहब की ज़ात के हवाले से किसी भी लीडर से, सियासी लीडर से आप पूछ लें, वो उनके बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में जो अल्फाज हैं वो आप भी जानते हैं, मैंने वो एक हमारे ग्रुप में एक बात हो रही थी, तो उस ग्रुप में आपका ही वो वॉइस ऑफ कोसार का इसमें था, उसमें एक डिबेट हो रही थी, उस डिबेट के ऊपर शख्सियत के ऊपर बात हुई, तो मैंने उसके हवाले से एक बात रखी कि आपके लीडर के ये अल्फाज हैं, तो आप क्या नाम है इसका कैसे ये कह सकते हैं जी कि उनकी शख्सियत पे ये
एतराज़ है आपका, तो उसको बड़ा वायरल किया गया। मैं बिल्कुल ये बात, मैं आज भी उस कुछ आप समझते हैं कि पर्सनल आपके जो है करैक्टर के ऊपर कुछ तंग नज़री का मुजाहरा किया जा रहा है कुछ मखसूस लोगों की तरफ से, इस हवाले से कुछ कहेंगे? अच्छा, मैं आपको ये बात क्लियर करता हूँ कि क्या नाम है इसका, कि मुझे पता है कि उन्होंने मुझे फोकस किया हुआ है। आपको पता है आज से कुछ दिन पहले किसी जगह पे कोई प्रोग्राम हुआ है, वहाँ पैसों की भी ऑफ़र हुई है, वहाँ मोबाइलों की भी ऑफ़र हुई है, मुख्तलिफ फीसिस की भी ऑफ़र हुई है, और टारगेट उन्होंने कहा एक ही बंदे को करना है। मुझे सारी रिपोर्ट है उस प्रोग्राम की। मैं उन दोस्तों से कहता हूँ हमारे हाथों के तराशे हुए पत्थर आज बुतखाने में भगवान बने बैठे, हमें सब कुछ पता है। हमारा मुंह मत खुलवाएं, ख़ास करके मेरा। जिस दिन मैंने मुंह खोल लिया आपको इलाके में घुसने की जगह नहीं मिलेगी। इस बात